हेलो 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 वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम शुरुआत करते हैं हाइड्रोलॉजी में नए टॉपिक से। चलिए बच्चों, आज हम, जैसा कि आप सभी को पता है, आज हमारा नया टॉपिक है वाटर बजट इक्वेशन। तो वाटर बजट इक्वेशन सर क्या है? देखो, वाटर का बजट की इक्वेशन, किसी भी सिस्टम में कितना पानी आ रहा है, कितना पानी जा रहा है, कितना लॉस हो रहा है, उसके बारे में पता करना वाटर बजट इक्वेशन है। देखो, वाटर बजट, एक बार इसकी डेफिनेशन पढ़ ले रहे हैं। In hydrology, a water budget or balance equation can be used to describe the flow of water and out of a system. समझ में आई बेटा मैं क्या कह रहा हूँ? कि फ्लो, पानी का कितना प्रवाह हो रहा है, इन हो रहा है किसी भी लेक में, तालाब में। मान लीजिए कोई तालाब है, उसमें कितना पानी आ रहा है और कितना उस तालाब में से बह रहा है, कितना उसमें से लॉस हो रहा है। अब हमें ये देखना है कितना आ रहा है, कितना लॉस हो रहा है, कितना बाहर जा रहा है उस तालाब में से। ये भी तो देखना है कि हमारा तालाब में पानी का कितना बचेगा। तो वो जो इक्वेशन जो हमें बताएगी, जो हमें फॉर्मूला बताएगा, वो वाटर बजट इक्वेशन है। कुछ नहीं है, कुछ ज्यादा खास नहीं है, बस वही है, किसी भी तालाब में जितना पानी आ रहा है और कितना पानी फ्लो हो रहा है और कितना तालाब में बच रहा है, वह जो इक्वेशन हमारी जो बताएगी, जो फॉर्मूला हमें बताएगा, वो वाटर बजट इक्वेशन बताएगी। इट इज बेस्ड ऑन, इसमें लिखा है, देखो बेटा, इट इज बेस्ड ऑन ए कंजर्वेशन ऑफ मास। ये कंजर्वेशन ऑफ मास का तरह काम करता है। कंजर्वेशन ऑफ मास कैसे? आपने देखा होगा कि कोई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मास, कोई भी मास ना तो उत्पन्न किया जा सकता, ना ही नष्ट किया जा सकता, लेकिन एक फेज से दूसरे फेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। वही एक कंजर्वेशन ऑफ मास है। कोई भी एनर्जी को हम ना तो उत्पन्न कर सकते, ना ही नष्ट कर सकते, लेकिन हम एक एनर्जी को एक फेज से, एक चीज से दूसरी चीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके पंखा का यूज करते हैं। एयर एनर्जी से हम इलेक्ट्रिक एनर्जी उत्पन्न करते हैं पवन चक्की से। वाटर एनर्जी से टरबाइन जो घूमती हैं, उससे हम इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं। तो कोई भी एनर्जी जो जो उत्पन्न हो रही है ना, तो उतनी ही वह होगी। भाई, कोई भी एनर्जी यदि उत्पन्न हो रही है तो इतनी ही नष्ट हो सकती है। ठीक है, तो वही है कंजर्वेशन ऑफ मास। अब आ जाइए, जैसे कोई तालाब है, ये तालाब मान लीजिए कोई छोटा, इसमें कितना, कितने मास क्वांटिटी में पानी आ रहा है, इतना पानी जैसे मान लीजिए, और इसमें से कितना पानी आउट फ्लो हो रहा है, कितना इन हो रहा है, कितना आउट हो रहा है उस तालाब में से, और जितना बचा उसी को बोलते हैं चेंज इन मास स्टोरेज। जितना इन हुआ उसमें से आउट में आउट कर माइनस कर दिया, इनमें से आउट माइनस कर दिया, तो उसी को बोलते हैं कि हमारे तालाब में कितना पानी बच रहा है। ठीक है, क्या तालाब में पानी का स्तर बढ़ा। मान लीजिए कि हमारा इन ज्यादा है आउट से, यदि इन ज्यादा है आउट कम है, तो पानी का स्तर हमारे तालाब में बढ़ेगा, तो पॉजिटिव है। और जितना पानी तालाब में आ रहा है, इतना ही पानी हम बाहर फेंक दें, निकाल दें, पानी बाहर निकल रहा है, तो वो जीरो होगा। उसमें भाई तालाब के स्तर में कोई फिर डिफरेंस आएगा? नहीं आएगा। भाई, जितना पानी आ रहा है इतना पानी हम निकाल दे रहे हैं, तो पानी के स्तर में एक टाइम, पार्टिकुलर टाइम में चेंज नहीं होगा फिर। और यदि हमारा इन कम है और आउट ज्यादा है, पानी बाहर ज्यादा निकल रहा है और कम आ रहा है, तालाब में पानी कम भर रहा है, उसी को हम क्या बोल देते हैं? आउट। यदि आउट ज्यादा हो रहा है, तो हमारे जो तालाब का जो स्तर है वही प्रकार से कम होगा, तो वही है, ये नेगेटिव है। अब आ जाइए, पी आर जी ई टी, ये क्या है सर?
इसी को याद कर लीजिए, पी आर जी ई टी, पी आर जी टी, पी आर जी टी, पी आर जी टी, पी आर जी टी। पी क्या है हमारा? प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन क्या है हमारा? इनफ्लो आउटफ्लो। सर इनफ्लो। क्यों? क्योंकि ये पानी इन हो रहा है। सही है। सर आर क्या है हमारा? सरफेस रन ऑफ। सर सरफेस रन ऑफ, सरफेस रन ऑफ पर रन ऑफ यदि पृथ्वी की सतह पर जो सरफेस पर पानी, जितना पानी बह रहा है उसी को हम रन ऑफ बोल दे रहे। जी क्या है? ग्राउंड वाटर। ई क्या है? इवोपरेशन, इवापोरेशन। टी क्या है? ट्रांसपिरेशन। एस क्या है? नेट इंक्रीज इन स्टोरेज, कितना बचा पानी उसमें। यहाँ भी वही क्वेश्चन दे दिए। एस स्टोरेज, मान लीजिए स्टोरेज तालाब का कोई भी है ये। बी प्रेसिपिटेशन, आर रन ऑफ, जी ग्राउंड वाटर, ई इवेपोरेशन, टी ट्रांसपिरेशन। ये सब तो क्या है? आपके लॉस है। ये क्या है? एक प्रकार से कह सकते हैं ये इनफ्लो है। क्या है ये? इनफ्लो। पी क्या है हमारा? इनफ्लो। अभी लिख देना हूं। आर जी ई टी क्या है हमारा? आउटफ्लो। जब तो ये इक्वेशन बनी है क्या सर? जितना प्रेसिपिटेशन हो रहा है और उसमें से लॉस माइनस कर दें तो पानी जो पृथ्वी की सतह पर जो पानी बहेगा वो आ जाएगा, रन ऑफ आ जाएगा। वाटर बजट इक्वेशन में दो अजम्पशन है। यदि लार्ज कैचमेंट एरिया है तो वाटर बजट इक्वेशन जीरो मानी जाएगी या जीरो हो सकती है, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कहने का मतलब ये है वाटर बजट इक्वेशन का। और यदि ज्यादा टाइम के लिए है, ज्यादा बड़ा एरिया है, तब कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा उस पर। और यदि कोई ज्यादा टाइम है, मान लीजिए 2-3 साल है, किसी भी एरिया को ले लेते हैं हम। भाई जाहिर सी बात है उसमें हर साल बारिश होती है, ऐसा हर साल ग्राउंड वाटर का स्तर ऊपर भी होता है नीचे होता है, लेकिन वो हर साल वो बराबर आ जाता है। तो इसलिए हम ग्राउंड वाटर को हम जीरो मान लेते हैं ज़्यादा समय के लिए। तो वही बोल रहा है, दो अजम्पशन है। ठीक है बेटा। अब चलते हैं सर, रन ऑफ कोफिशिएंट क्या है? रन ऑफ कोफिशिएंट बेटा, जितनी बारिश हो रही है, भाई जाहिर सी बात है किसी भी स्टेट में, मान लीजिए हम मान लेते हैं उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में या पंजाब में या किसी भी स्टेट मान लीजिए, छोटा सा एक एरिया मान लेते हैं, लक्ष्मी नगर मान लेते हैं। लक्ष्मी नगर में बारिश हो रही है और लक्ष्मी नगर में बारिश होने के बाद जो उसमें लॉस हो रहा है, या पानी इवोपरेट हो रहा है, या पानी सॉइल ग्राउंड में जा रहा है, ग्राउंड वाटर में जा रहा है, या ट्रांसपिरेशन के रूप में कन्वर्ट हो जा रहा है, उड़ रहा है, आउटफ्लो हो रहा है, तो जो बचा कुचा जो लॉस हो रहे हैं, है ना, और जो रन ऑफ हो रहा है पानी, जितनी बारिश में से कितना पानी रन ऑफ हो रहा है उसी को बोलते हैं रन ऑफ कोफिशिएंट। ठीक है बस। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड में बेटा वाटर बजट इक्वेशन ही है। मान लीजिए कोई भी हमने सतह ली, सतह के ऊपर जो ग्राउंड के ऊपर है उसे सरफेस मान लिया। यदि ये तालाब है, तालाब में R1 कोई पानी आ रहा है, रन ऑफ कर रहा है, प्रेसिपिटेशन भी हो रही है, इवापोरेशन भी हो रही है, ट्रांसपोर्टेशन भी हो रही है और R2 भी हो रहा है। तो कितना क्या क्या इन हो रहा है? प्रेसिपिटेशन,
रन ऑफ। अब कुछ पानी जमीन से ऊपर भी तो आ सकता है, तो वो क्या है, IG। अब माइनस आउटफ्लो। आउटफ्लो क्या क्या हो रहा है, R2। IF, कुछ पानी जमीन के नीचे भी तो जा रहा है, जमीन से नीचे भी तो जा रहा है। अब कुछ इवेपोरेट भी हो रहा है, कुछ ट्रांसपोर्टेशन भी हो रहा है। तो इनमें से आउट आउट माइनस कर दिया तो स्टोरेज पर क्या प्रभाव पड़ा, कितना मास क्वांटिटी आई, वो ये है। अब आते हैं इस पृथ्वी के नीचे, या जमीन के नीचे, या ग्राउंड में, कुछ भी मान लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, सब बात तो एक ही है। कितना पानी जमीन के नीचे, भाई जीवन, पानी की, ऐसा तो है नहीं कि जमीन में पानी नहीं है। जमीन में पानी है, जभी तो हम पानी निकालते हैं। भाई जमीन में भी तो पानी कहीं ना कहीं से जाता होगा। जमीन में पानी कहीं ना कहीं से तो जाता होगा, जभी तो पानी है जमीन में, जभी तो हम समरसेबल हर घर में यूज करके पानी को बाहर निकालते हैं। तो बेटा मैं ये बोल रहा हूँ कि जो पानी हम जमीन से निकाल रहे हैं, तो कुछ पानी तो ग्राउंड में ही फ्लो हो रहा है, ग्राउंड से ग्राउंड में ही जा रहा होगा, उसको बोल दिया जीवन। कुछ पानी सॉइल में आ रहा होगा ऊपर से, सॉइल उसको एब्जॉर्ब नीचे कर रही होगी, नीचे ला रही होगी ग्राउंड में। देखो जो इन क्या क्या हो रहा है, इन तो हमारा ये हो रहा है, एक तो क्या, जीवन, जीवन क्या है, ग्राउंड वाटर फ्लो, पानी फ्लो हो रहा होगा। दूसरा, पृथ्वी की सतह के जो ऊपर से पानी नीचे आ रहा होगा। फिर क्या क्या माइनस है, IG, कुछ पानी हमारे जमीन में से निकल रहा होगा, समरसेबल या कुछ भी नल वल लगा के। G2 मान लीजिए, ग्राउंड वाटर फ्लो, कुछ पानी पानी भी जा रहा होगा, कुछ पृथ्वी की सतह से नीचे इवोपरेट भी हो रहा होगा, ट्रांसपोर्टेशन भी हो रहा होगा। जो बचेगा वो मास ऑफ स्टोरेज इन ग्राउंड वाटर। तो ये इक्वेशन है, ठीक है बेटा। वाटर बजट इक्वेशन यही है, कुछ ज़्यादा है नहीं। अभी थोड़ा सा समझ लेते हैं वाटर बजट इक्वेशन एक नई स्लाइड में। और मान लीजिए कोई भी ये एक एरिया है इरिगेशन के लिए, तो उसमें बारिश हुई, रेनफॉल हुआ, फिर ओवर ट्रांसपरेशन भी हुआ, मतलब पानी उड़ रहा है पेड़ पौधों के द्वारा, ये, ठीक है। और कुछ जो पानी पृथ्वी में की इनिशियल इनिशियल एंट्री हो रही है, या फर्स्ट लेयर में जो एंट्री हो रही है ग्राउंड सॉइल में, उसी को बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन। और जो सबसे ज्यादा पानी नीचे, सबसे नीचे जाके हॉरिजॉन्टल जो फ्लो हो रहा है, उसे बोल दिया बेस फ्लो। इंटरफ्लो बोल दिया है इनिशियल एंट्री, हॉरिजॉन्टल फ्लो जो पानी हो रहा है उसी को बोल दिया इंटरफ्लो। रन ऑफ, जो पृथ्वी के सतह के ऊपर जो पानी बह रहा है, ये सब हॉरिजॉन्टल है। देखो, पृथ्वी की सतह के जो ऊपर पानी बह रहा है उसे रन ऑफ बोल दिया, पृथ्वी की सतह जो के नीचे जो इनिशियल लेयर है उसमें पानी बह रहा है, इंटरफ्लो। और पृथ्वी की सबसे नीचे जो लेयर है, सबसे नीचे नहीं कहेंगे, लेकिन जो नीचे है, सबसे नीचे नहीं, जो नीचे है उसको बोल दिया बेस फ्लो, ठीक है। ये तो हो गए क्या, हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल ये है कि कुछ पानी रेनफॉल भी हो रहा है, कुछ पानी इनफिल्ट्रेशन भी हो रहा है, जो सॉइल की इनिशियल मेम्ब्रेन में ये एंट्री कर रहा है, तो वही है। तो यही डायग्राम में समझाया गया है, और ज्यादा खास नहीं समझाया गया। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, रेजिडेंस टाइम। ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है हमारे आजकल के बच्चों के लिए। देखो ओशियन, अब मैं बोलूं कोई भी एवरेज ड्यूरेशन ऑफ पार्टिकल ऑफ वाटर टू पास थ्रू ए फेज ऑफ H2O साइकिल। मैं क्या बोल रहा हूँ कि कोई भी पानी है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में कितनी देर पानी कहाँ रुक रहा है, उसी को बोल दिया है रेजिडेंस टाइम। ओशियन में कितने साल पानी रुक रहा है, ओशियन में कितने साल पानी रुक रहा है, देखिए बेटा, ओशियन में 4000 साल तक पानी रुक जाता है।
तो वही जो पानी रुक रहा है उसका क्या है, रेजिडेंट टाइम है। हमारे रिवर में कम से कम 3 हफ्ता पानी रुक जाता है, फिर इवेपोरेट हो जाता है या सोइल ऑब्जॉर्व कर लेती है या ट्रांसपिरेशन हो जाता है, कुछ ना कुछ हो जाता है। 2 हफ्ते तक हमारे रिवर में, यदि रिवर में मान लीजिए महीने में एक बार पानी आया, तो रिवर में 1-2 हफ्ते तक ही काम करेगा। यदि पानी रिवर में नहीं बहता रहेगा, यदि एक बार पानी बहा दिया, बस हमने एक बार उसके गेट कपाट खोल दिए, तो वो जो पानी के जो कपाट खोले हैं हमने, वो थोड़ी दूर तक चल पाएगा, क्योंकि कहीं कहीं जो पानी सूखी है वो ये एब्जॉर्ब कर लेगी। मतलब कहने का मतलब 2 हफ्ते तक रुक सकता है पानी। ग्लेशियर में 1,000 साल तक पानी रुक जाता है, और ग्राउंड वाटर में 2 हफ्ते से 10,000 साल तक पानी रुक जाता है। तो वो रुकने का जो टाइम है वो उसी को बोलते हैं। देखो इसमें बोल दिया ओशियन में सबसे ज्यादा रुकता है, फिर लेक में रुक जाता है, फिर रिवर में, फिर सॉइल में। अब ये बोल भी रहा है कि कितना पानी फ्लो हो रहा है किसी भी सिस्टम में, और उसके वॉल्यूम में से, उसी को बोल दिया रेजिडेंट टाइम। इसमें देखो ये डायग्राम भी है कि फ्लो इन और आउट, किसी भी तालाब में पानी इन हो रहा हो या आउट हो रहा हो, और उसमें से जितना अमाउंट पानी हो पहले से ही, तो उसी को रेजिडेंट टाइम बोल दिया। जैसे हमने इसमें से 20 लीटर उसमें पहले से ही तालाब में पानी था, मान लीजिए 5 लीटर हमने और डाल दिया, 20 और 5 25, 20 और 5 25, और 5 ग्राउंड वाटर, मतलब बारिश पड़ी तो ऊपर से सॉइल ने एब्जॉर्ब कर लिया। 20 और 5 25, और 25 और 5 30, 30 लीटर पानी तालाब में आ गया। 30 में से 10 लीटर वो पानी या तो वेपरेट हो गया मान लीजिए, या लॉस हो गया, कुछ भी मान लीजिए, या ट्रांसपोर्टेशन हो गया। तो 30 में से 10 माइनस हुए तो 20 लीटर पानी तो बच ही रहा है। उसी को बोल दिया रेजिडेंट है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं क्या, कौन सा नया टॉपिक है। देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आइसो बार सबको पता है, आइसो मीन होता है समान, बार मतलब प्रेशर, बार बार बार। प्रेशर की यूनिट कहीं देखी होगी, कहीं कहीं आपने देखा होगा, बार यूनिट होती है। जहाँ आइसो बार हो वहाँ प्रेशर समान होता है। आइसो बार होता है वहाँ डेप्थ इन सी की जो डेप्थ है वो समान होती है। आइसो हेलाइन वहाँ सेलिनिटी समान होती है। आइसो हेलाइट वहाँ रेनफॉल समान होता है। आइसो थर्मल वहाँ टेम्परेचर समान होता है। तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आई होप समझ में आए होंगे। यदि वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।